बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है फोटोसिंथेसिस के टॉपिक से फोटो रिस्पिरेशन। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह प्लांट सन की एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल को मिला के ग्लूकोज, ऑक्सीजन और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में कंप्लीट होता है। एक स्टेप को बोलते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे स्टेप को बोला जाता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों दिन के वक्त होते हैं। कभी आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि डार्क रिएक्शन का नाम डार्क रिएक्शन है तो ये रात के वक्त होता है। डार्क रिएक्शन भी दिन के वक्त होता है, लेकिन डार्क रिएक्शन को जरूरत होती है जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं, यानी एटीपी और NADPH, ये प्रोडक्ट यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस दिन के वक्त होता है, रात को फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। इसके अलावा फोटो रिस्पिरेशन क्या है? फोटो मींस लाइट एंड रिस्पिरेशन की अगर हम नॉर्मल जो डिफिनेशन करते हैं, रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एटीपी बनता है। जबकि फोटो रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन तो यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पे कोई एटीपी नहीं बनता, बल्कि एटीपी यूज हो जाता है। तो फोटो रिस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। तो ये कहाँ पे होता है और क्यों होता है, इसको हम समझते हैं। बच्चों, हम बना लेते हैं एक बहुत बड़ा लीफ। ये हमारा बोर्ड जितना बड़ा लीफ है। लीफ के अंदर हम एक ही सेल को ड्रा करते हैं। वैसे तो बहुत सारे सेल हैं, लेकिन हम एक ही सेल को ड्रा करते हैं। ये हमारा सेल है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर हम एक ऑर्गेनेली ड्रा करते हैं। ये है एक ऑर्गेनेली। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट का ये सारा पोर्शन, यानी अंदर का जो सारा पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। दिस इज स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ऐसे ये एक कॉइन, ये दूसरा कॉइन, ये तीसरा कॉइन, ऐसे, और ये कॉइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे होते हैं और एक बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना। और ये एक जो कॉइन है यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं पहला कॉइल। तो बच्चों, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? लाइट रिएक्शन होता है ग्रेना में। यहाँ से जब सन की एनर्जी पड़ रही होती है, यहाँ से सन से रेडिएशंस आते हैं, तो थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे दो डब्बे लगे होते हैं। ये एक डब्बा और ये दूसरा डब्बा। इस डब्बे का नाम है PS2 यानी फोटो सिस्टम 2, और इस डब्बे का नाम है PS1 यानी फोटो सिस्टम 1। तो बच्चों, इन डब्बों में कुछ कलर्स रखे होते हैं। कलर्स क्या हैं? पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में क्लोरोफिल A होता है, क्लोरोफिल B होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है और ज़ेनथोफिल होता है। यही पिगमेंट्स सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं। तो यहाँ से सन की रेडिएशन को ट्रैप किया जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन खेला जाता है। इलेक्ट्रॉन जैसे कि बच्चे बॉल खेलते हैं, यानी एक बच्चा बॉल फेंकता है दूसरे बच्चे की तरफ, फिर दूसरा बच्चा बॉल फेंकता है तीसरे बच्चे की तरफ। इसी तरह यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन खेला जाता है और यहाँ से बनाया जाता है ATP और NADPH। तो बच्चों, यही तो है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट, ATP एंड NADPH। इसके अलावा थैलेकॉइड के ल्यूमेन में, ये ल्यूमेन है थैलेकॉइड का अंदर जो पोर्शन है, यहाँ पे वाटर की फोटोलिसिस होती है, वाटर की ब्रेक डाउन होगी।
H2O जो है ब्रेक डाउन होके हाइड्रोजन आयन बना लेता है, इलेक्ट्रॉन बना लेता है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो बच्चों, दड़ादड़ यहाँ पे जब सन की रेस पड़ रही होती है तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं और बहुत सारा ऑक्सीजन जो है यहाँ से रिलीज होता है। फिर यही ऑक्सीजन जो है प्लांट्स के यानी जो लीफ है इसके स्टोमेटा के जरिए बाहर एनवायरनमेंट में जाता है और फिर हम इन्हें इनहेल करते हैं। यही तो हमारी जिंदगी है, यही ऑक्सीजन तो हमारी जिंदगी है। तो बच्चों, ये तो है लाइट रिएक्शन का किस्सा। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को मैंने डिटेल से कराया है। जो बच्चे नए हैं वो पहले प्रीवियस लेक्चर लगा लें, यानी लेक्चर नंबर 5 जिसमें मैंने लाइट रिएक्शन कराया है और लेक्चर नंबर 6 जिसमें मैंने डार्क रिएक्शन कराया है। बच्चों, मेरी वीडियोस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, कभी कभार ब्लर आ जाता है, लेकिन आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें। तो बच्चों, जो मैं पढ़ाती हूँ आप लोग उन पे ध्यान दिया करें, क्योंकि जो मैं पढ़ाती हूँ वो आसान अल्फाज में होता है और डायग्राम के साथ होता है, तो शायद आप लोग को यहाँ से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों, ये तो है हमारा लाइट रिएक्शन। तो बच्चों, अब डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? डार्क रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, यानी यहाँ पे होता है। डार्क रिएक्शन को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आएगा इन्वायरमेंट से, स्टोमेटा के जरिए इसकी एंट्री होगी और ये आएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो ये यहाँ पे आ जाता है। तो बच्चों, डार्क रिएक्शन जो है ये डिफरेंट प्लांट्स में डार्क रिएक्शन डिफरेंट तरीकों से होता है। किसी प्लांट में डार्क रिएक्शन को हम C3 साइकिल बोलते हैं, किसी प्लांट में हम डार्क रिएक्शन को C4 साइकिल कहते हैं और किसी प्लांट में हम डार्क रिएक्शन को कैम बोलते हैं। तो बच्चों, डार्क रिएक्शन की कैटेगरीज हैं, यानी कोई प्लांट जो है वो C3 प्लांट है, कोई प्लांट जो है वो C4 प्लांट है और कोई प्लांट जो है वो कैम है। इन सारे डार्क रिएक्शन को हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से कवर करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर किया एनवायरनमेंट से क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसके अलावा इसी सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेली होती है। ये एक और ऑर्गेनेली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पिरेशन होता है। रिस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन के साथ, यानी ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो बच्चों, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ जाके यूज हो सकता है और एनवायरनमेंट से भी कार्बन डाइऑक्साइड आके क्लोरोप्लास्ट में यूज हो सकता है। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट ने अपनी ही सेल का जो रिस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड आता है वही यूज करना है। इनके पास चांसेस हैं कि ये यूज करें या ये। तो बच्चों, हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट का है। सो ये मैं रिमूव कर लेती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड की जब एंट्री होती है तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में राइबोलोज बिसफॉस्फेट का मॉलिक्यूल पड़ा होता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल राइबोलोज बिसफॉस्फेट के पड़े होते हैं। राइबोलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है जिसके पास 2 फास्फेट के ग्रुप्स हैं। तो बच्चों, यहाँ पे एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है रोबिस्को। रोबिस्को क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी ये दुगला एंजाइम है। तो बच्चों, रोबिस्को का काम जो है वो ये है कि ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिकदार में ज्यादा है तो ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का मिलाप करता है, और अगर इसके नाम में ऑक्सीजनेज भी है और अगर ऑक्सीजन की मिकदार यहाँ पे ज्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे ऑक्सीजन मिलाएगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ। तो ये 2 काम करता है रोबिस्को। तो बच्चों, होता क्या है?
यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से आके राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, ये कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है ये भी राइबोलोज बिसफॉस्फेट इससे छीन लेता है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट अब 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना लेता है, लेकिन ये खुद को थोड़ा बारी बारी फील करता है। फिर क्या करता है, खुद को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देता है और यहाँ पे 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना लेता है। ये कौन से मॉलिक्यूल हैं, 2PgA, 2-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। तो 2-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड के मॉलिक्यूल आगे जाके फिर से राइबोलोज बिसफॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनाएगा जो कि 5 कार्बन का होगा और 1 कार्बन यहाँ पे छोड़ देता है और इसी तरह ये 6 साइकिल में घूमता है और हर साइकिल में एक कार्बन यहाँ पे छोड़ता जाता है। जब 6 साइकिल इनके कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये तो है एक नॉर्मल C3 साइकिल जो कि प्लांट्स में होता है। अब फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, यानी जब बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही होती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, जैसे कि आजकल के जो दिन है जून जुलाई का जो महीना होता है, तो इसमें प्लांट को डर होता है कि कहीं उनका सारा का सारा वाटर स्टोमेटा के थ्रू जो है लॉस्ट ना हो जाए। तो प्लांट्स क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्टोमेटा है इनके थ्रू वाटर भी लॉस्ट होता है, वाटर भी जो है एवापोरेट होता है और साथ में गैसेस का एक्सचेंज भी होता है। तो ये अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेता है। तो जैसे ही स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो ना तो बाहर एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, ना ये जो ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन के द्वारा बनता है ना वो बाहर जा सकता है। अब प्लांट्स करे तो करे क्या और इससे होता क्या है, यानी स्टोमेटा बंद हो गए, कोई ना अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, ऑक्सीजन रह गया अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड रह गया बाहर। तो बच्चों के जहन में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो रिस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो ये तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे यूज हो सकता है, ऐसा होता है बच्चों, ये यहाँ पे आके यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है रिस्पायरेशन से वो कम होता है एज कंपेयर टू यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन से ऑक्सीजन बनता है। ऐसा क्यों, ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि रिस्पायरेशन तो दिन के वक्त भी होता है और रात के वक्त भी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन बच्चों इसका आंसर ये है कि प्लांट्स जो है जितना ग्लूकोज बनाते हैं, सपोज प्लांट्स ने 10 kg का ग्लूकोज बनाया तो इनमें प्लांट्स जो है 2 kg सपोज यूज करता है रिस्पायरेशन के लिए। प्लांट जितना ग्लूकोज बनाता है उसको सारे का सारा रिस्पायरेशन में नहीं उड़ाता, बहुत कम जो है प्लांट्स यूज करता है रिस्पायरेशन के लिए। सो 10 kg में इसने सपोज यूज किया 2 kg रिस्पायरेशन के लिए, बाकी ये स्टोर कर लेता है, जो फ्रूट्स हैं इसमें जो रूट्स होते हैं उनमें और जो न्यू जो बर्ड्स निकलते हैं उनके लिए ये स्टोर कर लेता है। तो बच्चों यहाँ पे इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम निकलता है एज कंपेयर टू जो यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है वो ज्यादा निकलता है। तो अब होगा क्या, तो बच्चों यहाँ पे जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है किसी जमाने में ये ऑक्सीजन जो है ये इसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो बच्चों अब ऑक्सीजन इतना ज्यादा हो गया है इस सेल के अंदर कि इस राइबोलोज बिसफॉस्फेट को हर जगह ऑक्सीजन ही नजर आता है। और एक ये रुबिस्को जो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट ये भी दोगला काम करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वैसे तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट की वाइफ है, यानी ये जिंदगी तो इसी के साथ ही गुजारता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही मिलाप करके आगे ये प्रोसेस प्रोसीड होता है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन को हर जगह देखता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट और रुबिस्को भी दुगला है,
यानी ये कार्बो ऑक्सीलेज का काम भी करता है और ऑक्सीजनेज का काम भी करता है। तो फोटो रिस्पिरेशन में रास्ते बंद हैं, ऑक्सीजन हर जगह राइबोलोज बिस्फॉस्फेट को नजर आता है। तो अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा राइबोलोज बिस्फॉस्फेट के साथ। कौन बना के देगा बॉन्ड? रुबिस्को। और इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा एक फास्फोग्लाइसरिक एसिड का मॉलिक्यूल यानी 1PGA जिसमें 3 कार्बन होते हैं, और एक बनेगा ग्लाइकोलेट का मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और टोटल में कितने बने? 2 मॉलिक्यूल, एक 3 कार्बन का फास्फोग्लाइसरिक एसिड और एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल जिसे हम ग्लाइकोलेट बोलते हैं। तो क्या अब ये आगे प्रोसीड होके यहाँ पे ग्लूकोज बना सकता है? नहीं, ये आगे प्रोसीड होके ग्लूकोज नहीं बना सकता। तो यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी, फोटो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होती। तो ग्लाइकोलेट यहाँ पे पड़े तो ग्लाइकोलेट यहाँ पे अब तंग हो गया है। तो यहाँ से हो जाएगा एक और ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है जिसका नाम है परऑक्सीसोम। तो ये ग्लाइकोलेट यहाँ से निकल के परऑक्सीसोम के अंदर आएगा। परऑक्सीसोम में ग्लाइकोलेट आया, ग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड है। परऑक्सीसोम में इसके साथ एक अमाइन ग्रुप अटैच हो जाएगा। अमाइन की अटैचमेंट से ये बन जाएगा ग्लाइसीन। ग्लाइसीन में 2 कार्बन होते हैं और एक NH2 ग्रुप अटैच हो जाता है। तो अब ग्लाइसीन को भी यहाँ पे मजा नहीं आता, ये भी यहाँ से जाना चाहता है। एक तीसरी ऑर्गेनेली है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है। सो ग्लाइसीन के 2 मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे, एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन का और दूसरा ग्लाइसीन 2 कार्बन का। सो यहाँ पे क्या बना लेता है? यहाँ पे बना लेता है सेरीन, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल जिसे हम सेरीन बोलते हैं। और एक कार्बन जो है ये निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। यानी यहाँ पे तो 4 कार्बन है, 1 कार्बन 2 3 4, एक कार्बन यहाँ निकल जाता है, 1 2 3 कार्बन सेरीन की फॉर्म में आ जाते हैं। तो बच्चों अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज हुआ, इसी वजह से इसको हम रिस्पिरेशन बोलते हैं। फोटो क्यों बोलते हैं? क्योंकि फोटो की वजह से, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से ये रास्ते बंद हो गए, यानी गैसेस के लिए ये रास्ते बंद हो गए, इसी वजह से इसको हम फोटो रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो क्या इस रिस्पिरेशन में कोई एटीपी बना? हम देखते हैं। ये सेरीन जो है इसको यहाँ पर भी मजा नहीं आता, तो ये अपना बेस बदलेगा, बेस बदल कर ये परऑक्सीसोम में आएगा, फिर ऑक्सीसोम से गुजर कर ये फिर आएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सेरीन जो है ये फिर यहाँ से आएगा परऑक्सीसोम में और परऑक्सीसोम से क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब ये एंटर होगा तो ये सेरीन की फॉर्म में नहीं होगा, अब ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फास्फोग्लाइसरिक एसिड का मॉलिक्यूल बना लेगा, यानी PGA बना लेगा, और यहाँ पे एक एटीपी यूज कर लेगा। यानी इस रिस्पिरेशन में कोई एटीपी नहीं बना, बल्कि उल्टा यहाँ पे इसने एटीपी को उड़ा दिया, यूज कर दिया। तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसने प्लांट का एटीपी जाया कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होता है और ये साइकिल जो है ये ऐसे चलता रहता है,
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जमा हो जाते हैं, क्योंकि ये भी बाहर नहीं जा सकते। अब क्या होगा, जब इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू इन ऑक्सीजन की, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से यहाँ पे आएंगे, ऑक्सीजन को उड़ा के यहाँ पे फिर से आएंगे और फिर से वही C3 साइकिल नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा। C3 साइकिल में ग्लूकोज बनेगा और यहाँ पे 2PGA के मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी ग्लाइकोलेट फिर नहीं बनेगा। फिर से नॉर्मल C3 साइकिल चलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर भी कम हुआ तो फिर स्टोमेटा भी ओपन हो जाएंगे, तो फिर वो सारा नॉर्मल प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।